हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग फेराडे लॉ को डिस्कस कर रहे थे। हमने दोनों लॉ पढ़ लिए थे। आज उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो उसी पे बेस्ड मैंने दो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक मैं करवाऊंगा, दूसरा न्यूमेरिकल आपको ट्राई कीजिएगा। बड़े सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स है। देखो, फेराडे के जो लॉ हमने कल पढ़े थे उसमें पहले लॉ की इंपॉर्टेंस है, उसी पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं। जो फर्स्ट लॉ था हमने क्या पढ़ा था उसमें कि जो मास डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आप चार्ज पास करते हैं। ठीक है, M इज इक्वल टू जेड क्यू, जो कि कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 पॉजिटिव। देखो, इसमें फेराडे का लॉ कम और आपकी कॉमन सेंस ज्यादा यूज होगी। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में कि आपके पास MnO4 माइनस है, इसको रिड्यूस करना है किसमें, Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी रिडक्शन जब होती है वो कैसे होती है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैंगनीज O4 माइनस जो है रिड्यूस हो रहा है किसमें, Mn2 पॉजिटिव में। और आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड, इसको इसमें कन्वर्ट करवाने के लिए कितने कूलम आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पर निकालोगे, कैसे निकालते थे हमने +1 में सीखा है इसको निकालना। जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं, X। ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2। ठीक है, X इंटू -2 कितने हैं ऑक्सीजन यहाँ पर, 4। ठीक है, विल बी इक्वल टू दी ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना है इसके ऊपर, -1। तो यहां से हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा निकल करके, कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +7। ठीक है, तो मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर वो क्या है, +7। और जो मैंगनीज है वो +7 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, +2 में। तो +7 से +2 में कैसे कन्वर्ट होगा, बाय द गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। तो बात समझ में आ रही है कि मैंगनीज जो है वो +7 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में। तो +7 से +2 में कैसे कन्वर्ट होगा, बाय द गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक मैंगनीज जो है, एक मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4। यानी कि एक मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 5 जो 1 मोल है, 1 मोल कितने गेन करेंगे, 5 मोल। ऑब्वियस बात है ना, अगर एक मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 1 मोल MnO4 माइनस कितने गेन करके Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात क्या बनती कि 1 मॉलिक्यूल of MnO4 minus requires कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक MnO4 रिक्वायर्स 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक MnO4 माइनस को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस विल रिक्वायर 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, बात समझ में आ रही है कि एक MnO4 को कन्वर्ट करने, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल MnO4 माइनस को कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। देखो, हमने पढ़ा है कि 1 फेराडे का मतलब क्या होता है, 1 फेराडे मींस चार्ज कैरिड बाय दी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ा हुआ है हमने कि एक फेराडे पे कितना चार्ज होता है, जितना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। तो यहां पर 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कितना चार्ज होगा, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर 5 फेराडे। ठीक है, और आपको कूलम में पूछ रहा है तो हमें मालूम है 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम्स। सो 5 फेराडे विल बी इक्वल टू 5 इंटू 96,500 कूलम्स। तो बात समझ में आ गई कैसे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा फंडा क्या है, आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल के अंदर देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए रिड्यूस होने के लिए। तो उतने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 1 मोल ऑफ MnO4
माइनस को रिड्यूस होने के लिए, और 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस पर जो चार्ज होता है हमने पढ़ा है 1 फेरेडे जो होता है, 1 फेरेडे का मतलब क्या है, जितना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस को कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 5 फेरेडे, और 1 फेरेडे में होते हैं 96,500 कूलम, तो 5 फेरेडे में कितने हो जाएंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मतलब सिंपल था, अगर आप इसको ट्रिक देखें करने की तो कैसे करना है, आपको जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंगनीज को चाहिए होंगे उतने ही फेरेडे चार्ज आपका आंसर होगा, बस सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगर ये भी नहीं आया तो ये मैं समझाऊंगा, फिर आप इसको समझ जाओगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कैलकुलेट द कूलम्स रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O टू O2। अब देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2O को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, O2। ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O से O2 बनाना है, तो यहाँ पर पहले ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए। इस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -2, और इस O2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से इस O2 में जाने के लिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, यानी कि यहां से यहां पर जाने में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब एक मोलिक्यूल ऑफ H2O को O2 में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और 1 मोल ऑफ H2O कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो बात समझ में आई है, अगर एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने लूज करेंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, 2 फेरेड। हमने पढ़ा है 1 फेरेडे मींस जितना चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है वही क्या है, 1 फेरेडे है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसका मतलब जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 2 फेरेडे, एंड 2 फेरेडे मींस हाउ मेनी कूलम्स, हमें मालूम है 1 फेरेडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम्स, सो 2 फेरेडे विल बी इक्वल टू 2 into 96,500, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आपको सिंपल से क्या करना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का वहां पर एक्सचेंज हो रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा उतने फेरेडे चार्ज उसको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है, अब हम इसको फर्स्ट लॉ के साथ, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो सिंपल सा फेरेडे का फर्स्ट लॉ यूज होना है इसमें। पहले तो आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर आगे देखना। देखो क्या करना है इसमें आपको, आप चाहो तो फेरेडे का फर्स्ट लॉ भी यूज कर सकते हो, या फिर जो दो अभी हमने न्यूमेरिकल जिस तरीके से सॉल्व किए थे उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे, पहले तो वही वाला तरीका यूज करवाऊंगा जो अभी हमने क्वेश्चन में यूज किया था, उसके बाद हम फेरेडे के फर्स्ट लॉ को यूज करके भी वही सेम चीज सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहली चीज तो हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या कर रहा है यहाँ पर, एल्यूमिनियम क्लोराइड से कन्वर्ट कर रहा है किसमें, एल्यूमिनियम।
तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम के अंदर। बोलो बात समझ में आ रही है कि अगर रिएक्शन को ऑब्जर्व किया जाए तो एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एल्यूमिनियम के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, वही सेम चीज जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में कही थी कि अगर एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर एक एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तो 1 मोल एल्यूमिनियम को कितने लग जाएंगे, 3 मोल, ठीक है। अब उसके बाद 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 3 पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल से एक चीज यूज करनी है कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 27 ग्राम, ठीक है। अब यहां पर अगर आप 3 फेरेडे चार्ज पास करते हो, 3 फेरेडे चार्ज पास करने पर जो है 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, कि अगर 3 फेरेडे चार्ज 27 ग्राम डिपॉजिट होता है बाय दी पासेज ऑफ 3 फेरेडे चार्ज। अब 27 ग्राम डिपॉजिट करवाने के लिए 3 फेरेडे चार्ज आपको पास करवाना पड़ रहा है, तो 40.5 ग्राम डिपॉजिट कराने के लिए कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, सिंपल स्टोक्योमेट्री से आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे हुआ, देखो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 3 फेरेडे। 27 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए कितने फेरेडे चार्ज चाहिए, 3 फेरेडे, ठीक है। 1 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए कितने फेरेडे चाहिए होगा, 3/27, ठीक। और 40.5 ग्राम को डिपॉजिट होने के लिए कितना चाहिए होगा, 3/27 इंटू 40.5, ठीक है। ये तो था सिंपल स्टोक्योमेट्री से। अगर आपको इसको सोल्व करना है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट भी आप कह सकते हो, बट इसको अगर थोड़ा सा और इजी करना है तो सिंपल फॉर्मूला भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे फॉर्मूला यूज, देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था, क्या था, M = Z × Q, ठीक। और Z जो था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसको हमने बाद में डिस्प्लेस किया था किससे, E/96,500, ठीक है। अब यहां पर मास को डिपॉजिट कराना है, कितना कराना है, 40.5, सीधा यहां पर पुट कर दीजिए M को 40.5 विल बी इक्वल टू, E क्या है यहां पर, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मोलर मास बाय Z फैक्टर, ये पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जो मोलर मास है वो कितना होता है, 27, और यहां पर जो Z फैक्टर है, Z फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, कि कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन या लूज हो रहे हैं। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो यहां पर Z फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। तो इक्विवेलेंट वेट विल बी 27/3 इनटू में Q, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 40.5 इसको इधर ले जाओगे, इंटू 3 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाय 27 विल बी इक्वल टू Q। ये आपका जो आंसर आएगा वो कूलम्स में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी देखो वही सेम चीज है, 40.5 इंटू 3/27, यहां भी वही था 40.5 इंटू 3/27, बस ये फैराडे में था, यहां पर आपको कूलम्स में आ जाएगा। इसको अगर कूलम में कन्वर्ट करना तो इसको भी 96,500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हो इनको सोल्व करने के लिए। बस सिंपल सी बात, इसमें क्या करनी था आपको, इसमें थोड़ी सी स्टोक्योमेट्री यूज करनी थी, उसमें डायरेक्ट जो हमने फॉर्मूला पढ़ा आप उसको यूज कर सकते हो। आई गेस ये वाला जो है ये ज्यादा इजी रहता है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता आपको, सीधा फॉर्मूला है आपके सामने और उसमें वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप वो वाली चीज यूज कीजिए, वो ज्यादा इजी रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव, इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर क्या चीज होती है। देखो अभी अभी हमने जो कंडक्शन पढ़ी है, आयन जो इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या था, जो कि माइग्रेशन थी आयंस की टुवर्ड्स दी कंपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जैसे कटायन था कैथोड की तरफ मूव कर रहा था, अनायन था वो एनोड की तरफ मूव कर रहा था। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर। क्या कहता है ट्रांसपोर्ट नंबर? ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? ये एक एबिलिटी है आयन की विद द मूवमेंट। जो हमने क्या किया, यहाँ पर आयन जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो एबिलिटी है मूव करने की, उसी को रिलेट करते हैं हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर से, कि कोई ऐसा आयन जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होगा, मतलब वो उतना इजीली माइग्रेट कर पाएगा, उतना इजीली मूव कर पाएगा उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, क्या बात बोली? ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? ये एक ऐसा नंबर है जो आपको ये बताता है कि जो आपका आयन है वो कितना फ्रीली मूव कर सकता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? देखिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ द आयन to get transported in the electrolytic solution. ठीक है, it is the ability of the ion to get transported in the electrolytic solution. कि आयन की जो एबिलिटी है ट्रांसपोर्ट होने की या फिर माइग्रेट होने की, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं। एंड हायर इज द ट्रांसपोर्ट नंबर मोर इजीली the ions will move। क्या बात? कि जो हमारे आयंस हैं जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होगा, मतलब वो उतना इजीली मूव करेगा या उतना इजीली माइग्रेट होगा या उतना ही इजीली ट्रांसपोर्ट होगा हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? क्लियर हो गया कि जिसका ज्यादा होगा ट्रांसपोर्ट नंबर, मतलब वो उतना इजीली मूव कर पा रहा है। जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर कम होगा, मतलब वो उतना इजीली मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें कि ट्रांसपोर्ट नंबर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है दोनों आयंस के लिए अलग अलग होता है, कटायन के लिए और अनायन के लिए। अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर बात कर रहे हैं यहाँ पर कटायन की, ठीक है, तो छोटे टी से इसको डिनोट करते हैं और पैर में इसके पॉजिटिव लगाते हैं। मतलब कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पर कटायन के लिए, अगर पॉजिटिव लगा है तो मतलब आप कटायन के लिए देख रहे हो, जो कि इक्वल किसके होता है? I पॉजिटिव बाय I पॉजिटिव प्लस I माइनस। यहाँ पर I पॉजिटिव और I माइनस क्या है? I का मतलब है यहाँ पर करंट, और पॉजिटिव जो यहाँ पर हमने लगाया उस पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि करंट कैरिड बाय दी कटायन। पॉजिटिव यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कटायन को और I रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर करंट को। I पॉजिटिव इज दी करंट कैरिड बाय दी कटायन। ठीक है, और जो I माइनस है, I माइनस मीन्स करंट कैरिड बाय दी अनायन। ठीक है, और ये तो हो गया किसके लिए? कटायन के लिए। और अगर अनायन के लिए निकालना है तो T माइनस से उसको डिनोट करेंगे, और वो क्या होगा? I माइनस, यानी कि करंट कैरिड बाय दी अनायन डिवाइडेड बाय करंट कैरिड बाय कटायन प्लस करंट कैरिड बाय। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर दी अनायन, दिस विल बी द ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर दी कटायन। ठीक है, तो कटायन और अनायन दोनों के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेकंड चीज जो है इसमें दी फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर को, उसको भी देख लेते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, TN यहां पर ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो पहला फैक्टर जो आता है इसमें दैट इज टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर कैसे ट्रांसपोर्ट नंबर को इफेक्ट करेगा। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई आयन मूव कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, अगर वहां पर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस आयन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मतलब वो फास्टली मूव करेगा उसके अंदर। ठीक है, तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ट्रांसपोर्ट नंबर। बट इसके लिए एक कंडीशन है कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, जिन आयंस का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से कम होता है, सिर्फ वहीं पर ही टेम्परेचर इफेक्ट करेगा ट्रांसपोर्ट नंबर को, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस चीज को याद रखिए, ओनली एप्लीकेबल if transport number is less than 0.5। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से कम होगा तभी ये टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ट्रांसपोर्ट नंबर के, अदरवाइज टेम्परेचर का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है आयंस के माइग्रेशन के ऊपर। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो वहां पर काम करते हैं। ठीक है, सेकेंड फैक्टर जो है वो है आपके आयन का साइज। देखो साइज जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करेगा हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर को। देखो पहली चीज तो ये कि अगर तो साइज आयन का छोटा हो, मतलब कि जो चीज मूव कर रही है अगर उसका साइज छोटा होगा तो वो उतना इजीली मूव कर पाएगा। ठीक है, मतलब जो भी चीज मूव कर रही है उसका साइज छोटा होना चाहिए मूवमेंट के लिए। बट अगर आयन का साइज छोटा होता है तो वो उतना इजीली मूव नहीं कर पाता। ऐसा क्यों है, देखो अगर साइज किसी का छोटा है, हमने एक चीज और भी पढ़ी हुई है दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, या अगर सिर्फ टर्म में यहां पर हाइड्रेशन की बात करें तो देखो हाइड्रेशन क्या चीज होती है। यहां पर जो आयन मूव कर रहा है वो कहां पर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रहा है। तो जो आपका आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रहा है तो देखो क्या है, अगर उस आयन का साइज छोटा होता है, जिसका साइज छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, यानी कि वो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, जैसे ही कोई आयन जब एक सॉल्यूशन के अंदर एंटर करता है, लेट्स से ये एक्स आयन है कोई, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर गया, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट है वो क्या कर लेते हैं, इसको सराउंड कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, और इस आयन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतने ज्यादा आयन इसको सराउंड करेंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए कि आयन का साइज जितना छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन होने की जो एबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी और हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि साइज जितना छोटा होता है उसका हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स उतना ही बड़ा बन जाता है। अब छोटे साइज का आयन है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जाएगा उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और बड़ा साइज हो जाएगा तो वो इजिली जो है उसके अंदर मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि अगर साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने के कारण क्या होगा, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो उसका साइज जो है उतना ही बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा हो जाएगा तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, सो उसका जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि साइज जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है विद द ट्रांसपोर्ट नंबर। अगर हमारा जो साइज है वो छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, यानी कि हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा बनेगा, और साइज अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो सॉरी हाँ ठीक, तो साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है मतलब कि
उसका जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा बन जाएगा और ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर साइज बड़ा होगा, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि आपके आयन का साइज अगर कम होगा तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होना चाहिए, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। साइज छोटा है तो ट्रांसपोर्ट नंबर भी कम है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, साइज छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा मतलब छोटे साइज वाला उस सॉल्यूशन के अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा साइज का बन जाता है, जिस कारण ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, उसको भी आपको याद रखना है, जो आपका H पॉजिटिव होता है। H पॉजिटिव आयन हालांकि इसका साइज बहुत ही छोटा है, बट स्टिल जो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर है वो ज्यादा होता है। बट हमने तो जैसे भी यहाँ पर बात करी कि साइज छोटा तो ट्रांसपोर्ट नंबर कम होना चाहिए, बट H पॉजिटिव एक ऐसा आयन है जिसका साइज छोटा होने के बावजूद इसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो H पॉजिटिव है वो इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, वो जो है H9O4 पॉजिटिव इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिस कारण से इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कुछ खास ज्यादा नहीं होती है और ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए कि H पॉजिटिव जो है यहाँ पर एक्सेप्शन है, इसका साइज छोटा होने के बावजूद इसका ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस एक्सेप्शन को याद रखिएगा, और इस एक्सेप्शन का रीजन क्या है कि जो H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं, H9O4 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कारण जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर है इतना कम नहीं होता, काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट जो है इसके बाद देखो, जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने उसको दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया था। एक तो था हमारा कैल्वेनिक सेल, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा जो था दैट वाज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें हम क्या करते थे, हम एक इलेक्ट्रिसिटी देते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते थे और उससे केमिकल एनर्जी बनाते थे। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल अब हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है। इससे रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स हमने अभी पढ़े भी हैं, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी, फैराडे के लॉ पढ़े, और हमने ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ा। अब उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। देखो, कंडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर कंडक्शन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की बात हो रही है। देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, जो कि आप नॉर्मली फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उसे तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। बट यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होती है, यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसकी वजह से होगी, वो आयंस के आयन के माइग्रेट करने की वजह से कंडक्ट होगी। यानी कि यहां पर जो कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो क्या होगा, आयंस। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। कंडक्शन दो तरीके की, इलेक्ट्रॉनिक जहां पर इलेक्ट्रॉन्स एज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होती है बट यहां पर जो कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन अगर इसको हम डिफाइन करें तो क्या है, ये द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
conduction of electricity due to the migration of ions। ठीक है, आयंस के माइग्रेट करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, एक बात। और दूसरी बात, जो हेयर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर आयंस। यहां पर जो चीज इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर रही है वो कौन है? वो आयंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, बट यहाँ पर जो है वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को इफेक्ट करते हैं, उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो इसमें आता है दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो, सबसे पहली चीज जो हमने अभी इलेक्ट्रोलिसिस टर्म पढ़ी थी, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या था कि एक हम सॉल्यूशन लेते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, दो रोड्स इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, मेटल की जो रोड होती है उस पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई जाती है, और वहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आयोनाइज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस का एक थोड़ा सा सेटअप बना दूं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस चीज का आप सॉल्यूशन बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने NaCl लिया है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दोगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा? आयोनाइज हो जाएगा, N पॉजिटिव और Cl माइनस। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो तरीके का होता है हमारे पास। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक किसे बोलते हैं? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वो है, जैसे अगर यहाँ पर NaCl की मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ये बिल्कुल इमीडिएटली जो है आयंस के अंदर आयोनाइज हो जाएगा, उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रोलाइट जो बहुत इजीली आयोनाइज हो जाता है, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। यानी कि NaCl अगर मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल मैंने लिए, 100 के 100 आयोनाइज हो गए Na पॉजिटिव और Cl माइनस के अंदर, तो उसे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखते हैं। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि आपके पास इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, ये जो एसिड है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाओगे, इलेक्ट्रिसिटी इसको दोगे, तो ये पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होता है, ये पार्शियली आयोनाइज होगा। तो इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को वो क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि अब देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो तो इमीडिएटली आयोनाइज हो गया, यानी कि वो बड़ी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो तो आयंस में ब्रेक ही नहीं हो रहा। अगर ब्रेक नहीं होगा तो वो आयंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कौन कर रहा है? कैरी कौन करता है? आयंस करते हैं। तो आयंस प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहला जो हमारा फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसका कैसे इफेक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, strong electrolyte will strongly conduct electricity, but weak electrolyte will not। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। पहला जो आपका फैक्टर इफेक्ट करेगा दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा तो वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट अगर वीक होगा तो वो उतना स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और सेकंड पॉइंट जो है इसमें दैट इज
नेचर ऑफ सोलवेंट। देखो सोलवेंट के नेचर पर हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड नहीं करती, बट कुछ केसेस के अंदर करती है। जैसे कि अब यहाँ पर देखो NaCl आपके पास प्रेजेंट था। अब NaCl आप सभी जानते हो कॉमन सोल्ट है। अब उसको ऐसे तो है नहीं कि नमक हमने इसके अंदर डाल दिया और ये आयनाइज हो जाएगा, उसका एक हमें सोल्यूशन बनाना पड़ता है। तो सोल्यूशन बनाने के लिए एक सोलवेंट लेना पड़ेगा। तो उस सोलवेंट के नेचर पर भी डिपेंड करती है कई बार इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। वो कैसे करेगी? देखो NaCl जो है, यहाँ पर अगर इसी NaCl की मैं बात करूं तो NaCl को अगर मैं वाटर के अंदर डालता हूं, NaCl को अगर वाटर के अंदर डालें तो बड़ा इजीली आयनाइज हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl माइनस के अंदर। बट अगर मैं NaCl को बेंजीन के अंदर ऐड करता हूं तो बेंजीन के अंदर जाने के बाद जो सोडियम क्लोराइड है वो इजीली आयोनाइज नहीं होगा, इजीली क्या होगा ही नहीं। ठीक है, तो नेचर ऑफ सोलवेंट पे भी डिपेंड कर सकता है कई बार, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के केस में यहाँ पर कर रहा है। तो जहां अब बेंजीन के अंदर अगर इसका सोल्यूशन बना दिया तो ये आयोनाइज ही नहीं होगा, और आयन नहीं बनेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, नेचर ऑफ सोलवेंट पर कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करेगी। समटाइम्स द आयोनाइजेशन of electrolyte depends on the nature of electrolyte। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl ionizes in H2O but don't ionize in बेंजीन। ठीक है, तो एग्जांपल हो जाएगा NaCl जो है वो वाटर के अंदर तो आयोनाइज हो जाता है बट बेंजीन के अंदर आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर की अगर बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट का जो हमने सॉल्यूशन बनाया वहां पर अगर उस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम ज्यादा लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेने की वजह से क्या होगा, वो जो आयन है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? आयंस के माइग्रेशन की वजह से। आयन के देखो यहाँ पर हमने डेफिनेशन में लिखा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दी माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो आयन माइग्रेट करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने ज्यादा ले ली तो वो उतना फ्रीली माइग्रेट नहीं कर पाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो आयन जो है वो ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे, और ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ज्यादा। ठीक, और नेक्स्ट है इसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? देखो आयन जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो और फास्टली माइग्रेट करेंगे, और फास्टली माइग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, और लास्ट फैक्टर जो है दैट इज साइज। लास्ट है साइज ऑफ द आयन। देखो जो आयन का साइज है, साइज जैसे कि अभी हमने ट्रांसपोर्ट नंबर में भी पढ़ा था कि अगर तो साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन अगर कम होता है, साइज ऑफ आयन अगर कम होगा तो उसकी हाइड्रेशन जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, साइज ऑफ आयन कम होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा हो गई तो मतलब उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो साइज बड़ा होने के कारण उतना इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो माइग्रेशन नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होगी? तो लास्ट जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 फैक्टर्स इफेक्टिंग में, साइज जो है जितना बड़ा होगा उतनी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है,
तो साइज इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है जी, तो ये बात होगी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में।